अर्नव हैरानी से युवराज को देखते हुए कहता है, तुमने खुद अपने डैड को अरेस्ट करवा दिया। युवराज अपने उसी एटीट्यूड में कहता है, आपको क्या लगता है एएसपी सिंह? अर्नव अब कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। वो हैरानी से आंखें फाड़कर युवराज को देख रहा था। अर्नव ये जानकर हैरान परेशान था कि अपनी जिस जीत की वजह से वो फूले नहीं समा रहा था, वो जीत उसकी थी ही नहीं। ये सब युवराज ने किया था, लेकिन क्यों ये बात अर्नव की समझ से बाहर थी। गोपाल भी अर्नव के पास ही खड़ा था। सच जानने के बाद वो भी लगभग सदमे में था। वो भी अर्नव की तरह ही हैरान होकर युवराज को देखे जा रहा है। युवराज को उन दोनों की इस हैरानी से जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो रिलैक्स होकर अपनी जगह पर बैठा अर्नव को देख रहा था। कुछ देर इसी तरह शॉक में रहने के बाद अर्नव कहता है, तुम कैसे? इससे आगे वो कुछ कह नहीं पाता। युवराज अर्नव की आंखों में बहुत सारे सवाल साफ देख पा रहा था। अर्नव की हालत समझकर युवराज उससे कहता है, आपको क्या लगता है रोहित आप तक कैसे पहुंचा? ये सुनकर अर्नव की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। युवराज आगे कहता है, रोहित को आप तक मैंने ही पहुंचाया था। रोहित ने वो न्यूज़ मेरे ही कहने पर आपको दी थी, क्योंकि मैं उसे वायरल करना चाहता था। हमारे बंगले का लोकेशन भी मैंने ही आपको दिया था, ताकि आप उन होस्टेजेस को आज़ाद कर सको। सच तो ये है कि उन लोगों को मैंने आज़ाद कराया है और आपने इस काम में मेरी मदद की है। अर्नव ये सब सुनकर दंग रह जाता है। अब उसे समझ आ रहा था कि लोगों ने जो भी युवराज के बारे में कहा था वो बिल्कुल सच था। युवराज की परमिशन के बिना कोई भी उसकी फैमिली तक नहीं पहुंच सकता। वहीं गोपाल ये सब सुनकर युवराज से और भी इम्प्रेस होता जा रहा था। ये सब देखकर गोपाल अपने मन में कहता है, मैंने तो पहले ही एएसपी सर से कहा था कि युवराज दीवान की मर्जी के बिना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बात तो सुनी नहीं, अब खड़े हैं मूर्ति बनके। अर्नव खुद को संभालते हुए युवराज से कहता है, तुमने अपने ही डैड को क्यों अरेस्ट करवा दिया? और ये शर्त क्यों रखी कि मैं उन्हें वापस शिमला न आने दूं? युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने आपका काम कर दिया है, अब आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। अर्नव के मन में इस समय हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन उसे पता था कि युवराज उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला है। वो बिना कुछ कहे ही युवराज के ऑफिस से बाहर चला जाता है। गोपाल भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल जाता है। अर्नव के बाहर जाते ही युवराज के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। जो चेहरा अभी एटीट्यूड और प्राउड से भरा था, अब बिल्कुल शांत हो गया था। युवराज की आंखों में अब वो दर्द दिख रहा था जिसे उसने कब से छुपाकर रखा था। युवराज उस बंद कमरे में खुद से कहता है, सॉरी डैड, आपको यहाँ से दूर रखने का और कोई तरीका नहीं था। वो अब और भी खतरनाक होता जा रहा है और यहाँ आपकी जान को खतरा था। कुछ देर रुककर वो आगे कहता है, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए, फिर मैं आपको वहाँ से निकाल लूँगा। लेकिन इस वक्त आपके लिए शहर से बाहर रहना ही सेफ है। इधर युवराज के ऑफिस से बाहर आने के बाद अर्नव कुछ समय तक कॉलेज के हॉल में ही खड़ा रहता है। युवराज से मिलकर अर्नव बहुत परेशान हो गया था और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसका दिमाग शांत होता है और वो उस केस के एक और सस्पेक्ट पद्मिनी सिंघानिया को ढूंढने लगता है। लेकिन पद्मिनी कॉलेज में नहीं थी, इसलिए अर्नव को यहाँ भी निराश होना पड़ता है। पद्मिनी के ना मिलने पर अर्नव वापस जाने के लिए कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। बिल्डिंग के बाहर बहुत भीड़ थी। कॉलेज स्टूडेंट अपना एग्जाम देकर कॉलेज से जा रहे थे। उसी भीड़ के बीच अर्नव भी गोपाल के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से वहां भगदड़ मच जाती है। अर्नव भी अलर्ट हो जाता है। वो अपने आसपास देखने लगता है कि वहां क्या हुआ है। अगले ही पल कॉलेज ग्राउंड में एक कार बड़ी तेजी से चलती हुई आती है। वो कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उस कार से डरकर स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। वो कार फुल स्पीड में इधर उधर जा रही थी। ये देखकर अर्नव सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड से दूर जाने के लिए कहता है। उस भगदड़ को देखकर युवराज भी ग्राउंड की तरफ ही जा रहा था। तभी वो देखता है कि वो कार एक लड़की की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ये देखकर युवराज की सांसें रुक जाती है कि वो लड़की सुहानी थी। युवराज बिना एक पल गंवाए सुहानी की तरफ तेजी से भागने लगता है। अपने सामने आ रहे कार को देखकर सुहानी बहुत डर जाती है। वो कार सीधे सुहानी की तरफ नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो ज़िगज़ैग वे में चल रही थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। इतने में वो कार सुहानी के ठीक सामने आ जाती है और सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले वो कार सुहानी को हिट कर पाती,
एक मजबूत हाथ उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और वो कार जाकर दीवार से टकरा जाती है। ये देखकर युवराज अपनी जगह पर रुक जाता है। इस बार सुहानी को बचाने वाला युवराज नहीं बल्कि अर्नव था। युवराज सुहानी और अर्नव से थोड़ी ही दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। सुहानी अर्नव की बाहों में थी और अर्नव का हाथ उसकी कमर पर था। डर से सुहानी ने अभी भी अपनी आंखें बंद की थी, लेकिन अर्नव की आंखें सुहानी के चेहरे पर आकर रुक गई थी। अर्नव बिना पलके झपकाए सुहानी को ही देख रहा था। उसने सुहानी को पहले भी देखा था लेकिन इतने गौर से नहीं। आज अर्नव बहुत करीब से देख पा रहा था कि सुहानी कितनी खूबसूरत है। वो चाहकर भी उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। युवराज वहां खड़े होकर ये सब देख रहा था। उसे अर्नव का सुहानी को इस तरह से पकड़ना और इस तरह से देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। युवराज के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा और जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी। सुहानी की आंखें अभी भी बंद थी। कुछ ही पलों में उसे एहसास होता है कि वो उस कार की टक्कर से बच गई है। सुहानी एक चैन की सांस लेती है और अपने मन में कहती है, युवराज सर। वो सोच रही थी कि आज फिर युवराज ने ही उसे बचाया है। ये सोचकर सुहानी अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही सामने देखकर वो शॉकर रह जाती है। उसके सामने युवराज नहीं अर्नव था। अर्नव को देखते ही सुहानी खुद को संभालते हुए उससे अलग हो जाती है। ये देखकर युवराज को थोड़ी शांति मिलती है। सुहानी अब अर्नव के सामने अनकंफर्टेबल होकर खड़ी थी। अर्नव भी थोड़ा एम्बेरस था क्योंकि कुछ देर पहले वो सुहानी को एकटक देखे जा रहा था। अर्नव थोड़ा हिचकिचाते हुए सुहानी से कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी असहज होकर कहती है, हाँ थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। अर्नव अब भी सुहानी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो बस सुहानी को ही देख रहा था और कुछ कह नहीं रहा था। अब युवराज खुद को रोक नहीं पाता। वो अर्नव और सुहानी के पास चला जाता है। वहां जाते ही युवराज सुहानी से कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी हाँ में सर हिला देती है। युवराज अर्नव को देखकर कहता है, थैंक्स। अर्नव युवराज के सामने कुछ भी नहीं कह पाता। वो बस अपना सर हिला देता है। आज जैसे उसने युवराज के साथ बर्ताव किया था, उससे वो काफी शर्मिंदा था। जैसे ही अर्नव वहां से जाने के लिए अपनी कार की तरफ मुड़ता है, सुहानी अर्नव से कहती है, सर अब आपकी तबीयत कैसी है? अर्नव चौंकते हुए कहता है, मेरी तबीयत? सुहानी कहती है, हाँ, परसों आपकी तबीयत खराब थी ना? आप हमें रोड पर अपनी गाड़ी के पास बेहोश मिले थे और आपके कान से खून बह रहा था। युवराज सर ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था। अर्नव और गोपाल ये सुनकर हैरानी से सुहानी और युवराज को देखने लगते हैं। अर्नव पहले ही अपने बर्ताव से काफी शर्मिंदा था और अब उसे पता चलता है कि युवराज ने परसों रात उसकी मदद भी की थी। अर्नव अब युवराज से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। अब युवराज भी अर्नव से कहता है, ओ यस एएसपी सिंह, हाउ आर यू नाउ? अर्नव पोलाइटली कहता है, आई एम फाइन मिस्टर युवराज, थैंक्स फॉर द हेल्प। अर्नव अब बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वो जल्द से जल्द कॉलेज से बाहर जाना चाहता था। अर्नव अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, मुझे देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर वो अपनी कार से कॉलेज के बाहर चला जाता है। युवराज, सुहानी और अर्नव में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी दूर पर एक लड़की खड़ी है जो कब से उन्हें ही देख रही है। ये वही लड़की थी जिसने उस रात अर्नव की जान बचाई थी। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आखिर मुझे मेरे मोहरा मिल ही गया। चलो, कुछ तो फायदा हुआ उस बेवकूफ लड़के से एक्सीडेंट कराने का। रात के 3 बजे थे। हमेशा की तरह आज भी पुराना रोड बिल्कुल सुनसान था। धीमी धीमी हवाएं चल रही थी। उन हवाओं से पत्तियों की सरसराहट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इसी बीच एक लड़का उस सुनसान सड़क पर चल रहा था। उस लड़के ने सफेद कुर्ता पजामा पहना था। उस लड़के की आंखें खुली थी, लेकिन वो पलकें नहीं झपका रहा था और न ही उसके आंखों की पुतलियां हिल रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुली आंखों से सो रहा हो। वो लड़का चलते हुए विशिंग वेल के पास आ जाता है। जब वो उस कुएं के पास आता है तो वो होश में आ जाता है, जैसे उसकी नींद खुल गई हो। वो लड़का हड़बड़ाते हुए अपने चारों तरफ देखने लगता है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गया। वो लड़का डर से हकलाते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। शायद मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ, मैं सपना ही देख रहा हूँ। वो लड़का ये सब कह ही रहा था, तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, ये सपना नहीं है। उस आवाज को सुनकर लड़का और भी ज्यादा डर जाता है। आवाज उसके पीछे से आ रही थी, लेकिन उसके पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
वो लड़का घबराते हुए कहता है, कौन है यहाँ? वो आवाज़ बड़े ही प्यार और आराम से कहती है, मैं चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत है। लड़का कहता है, किसकी ज़रूरत है? अगले ही पल वो साया लड़के के चेहरे के ठीक सामने आकर अपनी भयानक आवाज़ में कहता है, शिकार की। उस अंधेरी रात में सुनसान जंगल के बीच उस साए को देखकर उस लड़के की हालत खराब हो जाती है। डर से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। जिस साए के बारे में वो सालों से सुनता आ रहा था, वो साया अब उसके सामने था। अगले ही पल वो साया उस लड़के के गले को पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लेता है। वो लड़का डरकर हवा में ही अपने हाथ पैर मारने लगता है। उस साए की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उस लड़के का दम घुट रहा था, उसकी सांसें फूलने लगी थी और उसकी आंखें लगभग बाहर आ गए थे। तभी उस साए की उंगलियों से नाखून निकलकर उस लड़के के गले के अंदर चले जाते हैं। नाखून के गले के अंदर जाते ही उसके गले से खून निकलकर जमीन पर गिरने लगता है और वो लड़का दर्द छटपटाने लगता है। कुछ देर तक छटपटाने के बाद वो दम तोड़ देता है और उसकी बॉडी बेजान हो जाती है। वो साया लड़के के बेजान शरीर को वहीं फेंक देता है। उस लड़के का शिकार करने के बाद उस साए से गुस्से में गुर्राने की भयानक आवाज़ आने लगती है और अगले ही पल एक आवाज़ उस सुनसान जंगल में गूंजने लगती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मुझसे मेरे शिकार छीने हैं ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा शिकार कैसा होता है। उस लड़के को मैं ऐसी मौत दूंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। ये सब देखकर सुहानी की नींद खुल जाती है और वो चीखते हुए उठकर बैठ जाती है। सुहानी के चीखने की आवाज़ से निशा की नींद भी खुल जाती है। वो हड़बड़ाते हुए सुहानी के पास जाकर कहती है, क्या हुआ सुहानी? सुहानी आज फिर से बहुत डर गई थी। घबराहट में वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। निशा उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद सुहानी पहले से शांत होती है और निशा से कहती है, आज उसने फिर से किसी को मार दिया। ये सुनकर निशा भी सकते में आ जाती है और वो आगे एक शब्द भी नहीं कह पाती। डर से अब उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। निशा खुद को शांत करते हुए कहती है, इस बार कौन था? सुहानी निशा की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़का था। निशा कुछ देर सुहानी को देखती रह जाती है, फिर खुद को और सुहानी को झूठी तसल्ली देते हुए कहती है, सुहानी, ये भी तो सकता है कि ये सिर्फ एक सपना हो। तू दिन भर उस साए के बारे में सोचती रहती है, तो हो सकता है इसीलिए तूने ऐसा सपना देखा हो। और कल भी तो तूने एएसपी सर पर अटैक होते हुए देखा था ना, लेकिन वो तो बिल्कुल सेफ हैं। सुहानी को भी निशा की बातें सही लगती है। वो खुद भी निशा की बात पर भरोसा करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका आज का ये सपना सच हो। सुहानी और निशा बिना कुछ कहे बस वहां बैठे रहते हैं। हमेशा की तरह आज भी सुहानी की खिड़की के बाहर साल ओढ़े कोई खड़ा था, जो उसे देख रहा था। उसने सुहानी और निशा के बीच हुई सारी बातें सुन ली थी। उन दोनों की बात सुनकर वो आदमी खुद से कहता है, खतरा बढ़ता जा रहा है, अब मुझे उन्हें बताना ही होगा। आज सेंट थॉमस कॉलेज के एग्जाम का आखिरी दिन था। एग्जाम खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट्स कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। इस वजह से कॉलेज बिल्डिंग के बाहर बहुत भीड़ थी। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम अच्छा जाने की वजह से खुश थे और कुछ पेपर बिगड़ जाने से उदास। विवेक, सुहानी और निशा भी कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकलकर ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। सुहानी और विवेक का एग्जाम अच्छा गया था, इसलिए वो दोनों खुश थे। निशा का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, लेकिन वो भी खुश थी क्योंकि एग्जाम आज खत्म हो गया था। इस वक्त उन तीनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। वो तीनों कॉलेज ग्राउंड से गेट की तरफ जा रहे थे। वो पैदल चल रहे थे, तभी उनकी नज़र पार्किंग की तरफ जाती है। वहां अर्नव गोपाल के साथ खड़ा था। अर्नव को वहां देखकर उन तीनों के कदम रुक जाते हैं। उसके साथ ही युवराज और कॉलेज के प्रोफेसर अभिनव सिन्हा भी खड़े थे। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अर्नव और प्रोफेसर कुछ परेशान लग रहे थे, लेकिन युवराज हमेशा की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों की बातें सुन रहा था। जैसे ही प्रोफेसर सिन्हा की नज़र उन तीनों पर पड़ती है, वो अपने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें अपने पास बुलाते हैं। वो तीनों समझ नहीं पाते कि प्रोफेसर उनमें से किसे बुला रहे हैं, इसलिए तीनों ही उनके पास चले जाते हैं। सुहानी, निशा और विवेक वहां पहुंचकर प्रोफेसर, युवराज और अर्नव को विश करते हैं। सुहानी को देखकर अर्नव की आंखों में चमक और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। युवराज ये बात नोटिस कर लेता है और उसकी आंखें छोटी हो जाती है, लेकिन हमेशा की तरह युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। प्रोफेसर विवेक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, एएसपी सर, ये विवेक है। शिवम विवेक का रूममेट था।
ये सुनते ही विवेक प्रोफेसर को घूरते हुए कहता है, सर आप था क्यों बोल रहे हैं? शिवम मेरा रूममेट है। विवेक के ऐसा कहने पर अर्नव और प्रोफेसर का चेहरा उतर जाता है। प्रोफेसर विवेक के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, विवेक, शिवम अब नहीं रहा। आज सुबह उसकी लाश पुराने रोड पर मिली है। ये सुनते ही विवेक के दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। निशा और सुहानी का भी यही हाल था। वो तीनों इस वक्त शौक में थे और आंखें फाड़कर प्रोफेसर को घूर रहे थे। कुछ देर के लिए वहां बिल्कुल खामोशी छा जाती है। कुछ देर इसी तरह खामोशी से खड़े रहने के बाद विवेक सर चकराने लगता है। वो अपना बैलेंस खोकर लड़खड़ा जाता है। सुहानी और निशा फौरन विवेक को थाम लेते हैं। सुहानी भी इस वक्त सदमे में थी। आज रात ही उसने सपने में एक लड़के की मौत देखी थी। युवराज सुहानी का चेहरा देखकर समझ जाता है कि सुहानी क्यों परेशान है। सुहानी हिम्मत करके अर्नव से कहती है, सर, क्या आपके पास उस लड़के की कोई तस्वीर है? अर्नव बिना कुछ कहे सुहानी के चेहरे के सामने शिवम की तस्वीर ले आता है। उस तस्वीर को देखकर सुहानी शॉकर रह जाती है। ये वही लड़का था जिसे आज रात सुहानी ने अपने सपने में देखा था। तस्वीर देखते ही विवेक की तरह सुहानी का भी सर चकराने लगता है। वो भी अपना बैलेंस खोकर गिरने लगती है। सुहानी को गिरते देख उसे संभालने के लिए युवराज आगे बढ़ता है। इससे पहले युवराज सुहानी को संभाल पाता, अर्नव आगे आकर उसे थाम लेता है। जैसे ही अर्नव सुहानी को पकड़ता है, युवराज के कदम रुक जाते हैं। अर्नव का सुहानी को इस तरह पकड़ना युवराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़कर सुहानी को अर्नव से दूर करके अपने करीब ले आता है। अर्नव को युवराज की ये हरकत काफी अजीब लग रही थी, लेकिन वो युवराज से कुछ कहता नहीं। अब सुहानी युवराज के पास उसके सहारे खड़ी थी। सुहानी को संभालते हुए युवराज अर्नव से कहता है, एएसपी सिंह, अभी मेरे स्टूडेंट्स की कंडीशन ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपको इनसे बाद में पूछताछ करनी चाहिए। अर्नव युवराज की बात से सहमत होकर कहता है, ओह मी युवराज, मैं कल आता हूँ। ये कहकर अर्नव वहां से चला जाता है। अर्नव के जाने के बाद युवराज की नज़र सुहानी पर जाती है, जिसे उसने थाम कर रखा था। अब सुहानी की हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन विवेक अब भी शौक में था। निशा युवराज से कहती है, युवराज सर, आप प्लीज सुहानी को देखिए। मैं विवेक को यहाँ से लेकर जाती हूँ। युवराज हाँ में सर हिला देता है। निशा विवेक को लेकर उसके हॉस्टल के लिए निकल जाती है। युवराज सुहानी को लेकर अपने ऑफिस आ जाता है। युवराज सुहानी को काउच पर बैठाता है। सुहानी अभी भी सदमे में थी और बिना पलके झपकाए सामने देख रही थी। युवराज एक ग्लास पानी लेकर आता है और सुहानी के पास बैठ जाता है। वो सुहानी की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहता है, इसे पी लो। सुहानी कुछ रिएक्ट नहीं करती। इस वक्त उसकी आंखों के सामने वही विजुअल्स चल रहे थे जो उसने आज रात उसने अपने सपने में देखा था। सुहानी को रिस्पॉन्ड न करते देख युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसके हाथों में पानी का ग्लास थमा देता है और फिर से कहता है, इसे पी लो, यू विल फील बेटर। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो अपने होश में आती है। वो अपने हाथ में रखे पानी के ग्लास को देखती है और एक सांस में पूरा ग्लास खाली कर देती है। युवराज को साफ समझ आ रहा था कि सुहानी इस वक्त बहुत परेशान है। वो सुहानी को फिक्र भरी नजरों से देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी अपने ख्यालों में खोए हुए कहती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। युवराज ये सुनकर खामोश ही रहता है, लेकिन उसे अब सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो समझ सकता था कि इन दिनों सुहानी किस हालात से गुजर रही है। सुहानी बिना युवराज की तरफ देखे आगे कहती है, आज रात मैंने उस लड़के की मौत देखी। पुराने रोड पर उसाए ने उसे भी मार दिया। मैं फिर से कुछ नहीं कर पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ये सब क्यों देख सकती हूँ। अब तो रात में मुझे सोने से भी डर लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे अगर मैं सो गई तो एक और मौत हो जाएगी। मुझे लगने लगा है जैसे इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। ये कहते हुए सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुहानी को इतना परेशान देखकर युवराज के दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी जाहिर नहीं करता। जो इस वक्त सुहानी फेस कर रही थी, उससे कहीं बदतर सिचुएशन में युवराज बचपन से रहता आ रहा था। सुहानी का डर, उसकी घबराहट युवराज अच्छे से समझ सकता था, लेकिन वो सुहानी को इस तरह से रोते हुए नहीं देख पा रहा था। युवराज थोड़ा झिझकते हुए सुहानी के करीब जाता है और धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। युवराज सुहानी के सर पर अपना हाथ रखता है और उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। ऐसा करते हुए युवराज के दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी।
सुहानी इस वक्त ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी जैसा युवराज कर रहा था। वो तो अभी बस दुखी थी। युवराज के कंधे पर सर रखते ही वो युवराज को हग कर लेती है। सुहानी को इस वक्त किसी चीज का होश नहीं था, लेकिन युवराज की बात अलग थी, वो पूरे होश में था। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस सुहानी के सर पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ अर्नव फोरेंसिक लैब में एक डॉक्टर के साथ था। उस कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। अर्नव के सामने स्ट्रेचर पर डेड बॉडी रखी थी। वो बॉडी उसी लड़के की थी जिसकी आज पुराने रोड पर मौत हुई थी। बॉडी के एक तरफ फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्राकर खड़े थे और दूसरी तरफ अर्नव गोपाल और अमन के साथ खड़ा था। कुछ देर तक बॉडी को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर अर्नव से कहते हैं, फिर से वही केस। इस बार भी बॉडी पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। इसे भी बिल्कुल उसी तरह मारा गया है जैसे बाकी लोगों को पुराने रोड पर मारा गया था। डॉक्टर बॉडी के गर्दन के निशान पर उंगली पॉइंट करते हुए कहते हैं, यहाँ देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह के निशान हैं जो इससे पहले की डेड बॉडीज पर थे। लेकिन हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ऐसे निशान किस जानवर के नाखून से बनते हैं। मैंने अपने पूरे मेडिकल करियर में ऐसे केस कभी नहीं देखे हैं। ये कहते हुए डॉक्टर काफी परेशान लग रहे थे। अर्नव सीरियस होकर कहता है, तो क्या हमें इस बॉडी से कोई भी क्लू नहीं मिलेगा? डॉक्टर कहते हैं, बस उतने ही क्लू मिलेंगे जितने इससे पहले की बॉडीज से मिले थे। डॉक्टर के इस जवाब से अर्नव निराश हो जाता है। वो वहीं खड़े हुए कुछ सोचने लगता है। डॉक्टर उस बॉडी को फिर से चेक कर रहे थे, तभी उनकी नज़र अर्नव पर जाती है और वो अर्नव को गौर से देखने लगते हैं। अर्नव को एहसास होता है कि डॉक्टर कब से उसे ही घूर रहे हैं। अर्नव को ये बहुत अजीब लग रहा था। अर्नव थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर डॉक्टर से कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? डॉक्टर अर्नव की गर्दन पर बने जख्मों को देखते हुए कहता है, एएसपी सर, जो आपके चेहरे और गले पर चोट है, वो चोट आपको कैसे लगी? डॉक्टर का सवाल सुनकर अर्नव को जैसे सांप सूंघ जाता है और वो कुछ भी कह नहीं पाता। अर्नव के ठीक पीछे खड़े गोपाल और अमन भी डॉक्टर के इस सवाल से घबरा जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन तीनों को कोई खौफनाक घटना याद आ गई हो। जब अर्नव कोई जवाब नहीं देता, डॉक्टर फिर से कहते हैं, सर, मैंने आपसे पूछा कि आपको ये चोट कैसे लगी? अर्नव खुद को संभालते हुए डॉक्टर से कहता है, ये चोट मुझे एक मिशन के दौरान लगी थी। लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर जवाब देता है, अजीब बात है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस बॉडी के गले पर जो निशान है, बिल्कुल वैसे ही निशान आपकी गर्दन पर है। ये सुनते ही अर्नव शॉक्ड रह जाता है। गोपाल और अमन का भी डर से गला सूख जाता है। अर्नव घबराकर बहाना बनाते हुए डॉक्टर से कहता है, ओके डॉक्टर, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बता दीजिएगा। ये कहकर अर्नव लैब से बाहर चला जाता है। अर्नव के पीछे पीछे गोपाल और अमन भी वहां से चले जाते हैं। वो तीनों लैब से बाहर निकलकर पुलिस कार के पास आकर रुक जाते हैं। तीनों के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन तीनों के दिमाग में इस वक्त वो सीन चल रहा था जब अर्नव उस बंगले के अंदर गया था। फ्लैशबैक, उस दिन होस्टेजेस को आज़ाद करने के बाद उस बंगले के बाहर सिर्फ अर्नव, गोपाल और अमन बचे थे। अर्नव अमन से गाड़ी तैयार रखने के लिए कहता है और खुद गोपाल के साथ बंगले के अंदर चला जाता है। अर्नव और गोपाल के हाथ में एक एक पिस्टल और टॉर्च थी। बंगले के अंदर लाइट नहीं थी, वहां बिल्कुल अंधेरा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी जिसकी आवाज बंगले के अंदर तक आ रही थी। बंगला बिल्कुल खाली था। अंदर जाते ही वहां एक बड़ा सा हॉल था। वहां न कोई फर्नीचर था और न ही कोई सजावट का सामान। अर्नव और गोपाल टॉर्च की रोशनी से देखते हुए धीरे धीरे बंगले के अंदर जा रहे थे। अंदर इतनी खामोशी थी कि उनके एक एक कदम की आवाज भी वहां गूंज रही है। जब अर्नव और गोपाल उस हॉल के ठीक बीच में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक बड़ा सा हवन कुंड था जो कि बुझ गया था। उस हवन कुंड के आसपास काले जादू का सारा सामान फैला हुआ था, जैसे इंसान की हड्डियां, खोपड़ी, एक बाउल में खून और भी बहुत कुछ। ये सब देखकर अर्नव और गोपाल के होश उड़ जाते हैं। गोपाल घबराते हुए कहता है, सर, यहाँ से चलिए, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ काला जादू किया गया है। अगर हम अभी यहाँ से नहीं निकले तो मर जाएंगे। जैसे ही गोपाल की बात खत्म होती है, एक भयानक आवाज उस बंगले में गूंजने लगती है, तुमने सही कहा, आज तुम दोनों मर जाओगे। ये आवाज इतनी भयानक थी कि इसे सुनते ही अर्नव और गोपाल की रूह कांप जाती है।
वो दोनों घबराते हुए अपने टॉर्च की रोशनी से अपने आसपास देखने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल को अब तक तो समझ आ गया कि ये वही साया है, लेकिन अर्नब बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले अर्नब कुछ समझ पाता, एक डरावना काला साया उसके सामने आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। बंगले के अंदर अंधेरा था, जिस वजह से अर्नब और गोपाल को वो साया साफ साफ नहीं दिख रहा था। इससे पहले अर्नब कुछ भी समझ पाता, वो साया अर्नब पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। उस हमले से घायल होकर अर्नब फर्श पर गिर जाता है। गोपाल अर्नब को बचाने के लिए उसके पास जाता है, तभी वो साया गोपाल पर हमला करके उसे दरवाजे की तरफ फेंक देता है। अर्नब समझ नहीं पा रहा था कि उस पर हमला कर कौन रहा है, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि कुछ तो है जो यहाँ नॉर्मल नहीं है। जिस बात को अर्नब जिंदगी भर नकारते आ रहा था, आज वो वही सब एक्सपीरियंस कर रहा था। अर्नब घायल होकर जमीन पर पड़ा था, तभी वो साया उसके ठीक सामने आ जाता है। अब वो साया अर्नब के चेहरे के बिल्कुल करीब था। अर्नब का टॉर्च जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी रोशनी से वो कुछ कुछ देख पा रहा था। उसे अपने सामने गहरे काले धुएं में एक बड़ी सी बॉडी शेप दिख रही थी, लेकिन ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो साया अपना हाथ आगे बढ़ाकर अर्नब की गर्दन पकड़ लेता है। अब अर्नब का दम घुटने लगा था। अगले ही पल उसकी उंगलियों से नाखून बाहर आकर अर्नब की गर्दन में धंसने लगते हैं। अर्नब को अब इतना दर्द हो रहा था कि दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। उसी समय अमन हॉल में आ जाता है। वो भागते हुए अर्नब के पास आता है और एक तरह का पाउडर उस साए पर उड़ा देता है। अमन के ऐसा करते ही वो साया गायब हो जाता है और वहां फिर से खामोशी छा जाती है। उस इंसिडेंट को याद करते हुए अर्नब, गोपाल और अमन प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो तीनों काफी घबराए हुए लग रहे थे। गोपाल कुछ सोचते हुए अमन से कहता है, अमन, तुमने उस साए की तरफ ऐसी कौन सी चीज फेंकी थी कि वो चला गया? कुछ सोचते हुए गोपाल अमन से कहता है, अमन, तुमने उस साए पर ऐसी कौन सी चीज फेंकी थी कि वो गायब हो गया? गोपाल का सवाल सुनकर अर्नब भी अमन की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगता है। उसे भी याद आता है कि जैसे ही अमन ने उसके आसपास कुछ पाउडर जैसा फेंका था, वैसे ही अर्नब पर अटैक होना बंद हो गया था। अर्नब भी क्यूरियस होकर अमन से कहता है, हाँ अमन, तुमने ऐसा क्या फेंका था? अमन घबराते हुए अर्नब को देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता सर, वो क्या चीज थी। अमन की बात सुनकर अर्नब और गोपाल चौंक जाते हैं। गोपाल उससे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने ही तो उस साए की तरफ कुछ फेंका था, जिससे वो साया गायब हो गया। अमन कहता है, हाँ सर, मैंने ही कुछ पाउडर जैसा उस साए पर फेंका था, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि वो क्या चीज थी। मुझे उसे एक लड़की ने दिया था। गोपाल और अर्नब अमन की बात को समझ नहीं पाते। गोपाल इरिटेट होकर अमन से कहता है, अमन, तुम क्या कह रहे हो? कौन सी लड़की? अमन उस दिन की बात याद करते हुए कहता है, सर, उस दिन जब आप दोनों बंगले के अंदर चले गए थे, तब मैं बाहर गाड़ी पर बैठे आप दोनों का इंतजार कर रहा था। जब काफी देर तक आप बाहर नहीं आए, तो मुझे आप दोनों की फिक्र होने लगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को ढूंढने बंगले के अंदर जाऊंगा। अर्नब और गोपाल उत्सुकता से अमन को ही देख रहे थे। अमन आगे कहता है, सर, मैं गाड़ी से बाहर निकला तो गया था, लेकिन मेरी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने भी बचपन से उस साए के बारे में सुना है और मुझे उससे डर लग रहा था। तभी मुझे गोपाल सर के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं घबरा गया और तुरंत ही बंगले की तरफ बढ़ने लगा। मैंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे, तभी मुझे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने लड़की ने कहा, तुम उन्हें नहीं बचा सकते। ये सुनते ही अर्नब बीच में ही बोल पड़ता है, लड़की की आवाज? लेकिन वहां तो कोई लड़की नहीं थी। अर्नब की बात खत्म होते ही गोपाल कहता है, हाँ, और शहर से इतनी दूर बीच जंगल में कोई लड़की कहाँ से आ गई? अमन कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने एक लड़की की ही आवाज सुनी थी। अर्नब अमन से कहता है, फिर आगे क्या हुआ? अमन उस वक्त को याद करते हुए कहता है, सर, उस लड़की की आवाज सुनकर जब मैं पीछे मुड़ा तो वहां एक लड़की थी। ये सुनकर अर्नब और गोपाल दोनों चौंक जाते हैं। अर्नब कहता है, लड़की? और वहां तुम्हें कौन सी लड़की मिल गई? अमन उस लड़की को याद करते हुए कहता है, सर, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने ब्लैक टॉप, ब्लैक जीन्स पहना हुआ था और उसके ऊपर एक लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। उसकी हाइट 5 फीट 5 इंचेस रही होगी। उसके बाल कली थे और उसका दूध जैसा गोरा रंग था। गोपाल अमन को बीच टोंकते हुए कहता है, मिशन वाले दिन तूने चढ़ाया हुआ था क्या? इतने खतरनाक जंगल में तुझे लड़की मिल गई, वो भी इतनी खूबसूरत। अर्नब अमन की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है।
अमन अभी जैसी लड़की के बारे में बता रहा था, वैसी ही एक लड़की ने उस रात अर्नव की जान बचाई थी। अर्नव अमन से कहता है, फिर क्या हुआ? अर्नव के ऐसा कहते ही गोपाल भी चुप हो जाता है। अमन आगे बताता है, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, उस लड़की ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम उन लोगों को नहीं बचा सकते, वो कुछ ही पलों में उन दोनों को मार देगी। अगर तुम अंदर गए तो तुम भी मारे जाओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो लड़की बस मुझे देखे जा रही थी। फिर उसने अपने जैकेट के पॉकेट से एक लाल रुमाल निकाल कर मुझे दिया। जब मैंने उससे वो रुमाल लिया तो देखा उसमें पाउडर जैसा कुछ था। उस लड़की ने मुझसे कहा, इसी वक्त जाकर इसे उस साए पर छिड़क देना, तभी तुम्हारे साथियों की जान बच पाएगी। ये कहकर वो लड़की वहां से जाने लगी। जैसा उस लड़की ने कहा था, मैंने कर दिया और आप दोनों बच गए। ये कहते हुए अमन प्रेजेंट में आ जाता है। अमन की बात सुनकर हैरानी से गोपाल का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो आगे कुछ नहीं कह पाता। अर्नव क्यूरियस होकर अमन से कहता है, उस लड़की के बारे में तुम्हें और कुछ पता है या तुमने कुछ और नोटिस किया हो? अमन मायूसी से कहता है, नहीं सर, मुझे जो कुछ पता था मैंने आपको बता दिया। मैं और कुछ नहीं जानता। अर्नव सोच में पड़ जाता है, आखिर वो लड़की है कौन जिसने दूसरी बार मेरी जान बचाई है? और वो बीच जंगल में उस बंगले के पास क्या कर रही थी? अर्नव ये सोच ही रहा था तभी गोपाल उससे कहता है, सर, अब तो आप मानते हैं ना कि वो साया सच में है और वो यहाँ लोगों को मार रहा है। शायद उसने ही इतने लोगों को कैद भी किया था। अर्नव गुस्सा करते हुए गोपाल से कहता है, नहीं, मैं अभी भी इन फालतू बातों पर विश्वास नहीं करता। उस दिन बंगले में अंधेरा था। हो सकता है किसी ने उस अंधेरे का फायदा उठाकर हम लोगों पर अटैक किया हो, जिससे सारा इल्जाम किसी साए पर जाए और वो क्रिमिनल्स बच जाएं। जब अमन अंदर आया होगा तो उन्हें लगा होगा कि हमारी मदद के लिए फोर्स आ गई है और वो डर कर भाग गए होंगे। अर्नव की बातें सुनकर गोपाल अपना सर पकड़ लेता है। अमन चुपचाप वहीं खड़ा रह जाता है। इधर युवराज के ऑफिस में युवराज और सुहानी काउच पर बैठे थे। सुहानी की आंखें नम थी और उसने युवराज को हक किया था। युवराज इस वक्त दो तरह की फीलिंग एक साथ महसूस कर रहा था। एक तो उसे सुहानी का उसके इतने करीब होना बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा वो कुछ अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा है। थोड़ी देर बाद सुहानी को होश आता है। उसे एहसास होता है कि उसने कब से युवराज को हक किया है। ये एहसास होते ही सुहानी का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे से युवराज पर अपनी पकड़ ढीली करती है और धीरे धीरे उससे अलग होती है। ये देखकर युवराज भी अपना हाथ सुहानी से हटा देता है। कुछ ही पलों में सुहानी युवराज से अलग होकर अपनी जगह पर आ जाती है। वो दोनों अब खामोश थे और एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। अब उन दोनों को ही काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। तभी सुहानी की नज़र युवराज के शर्ट पर जाती है। युवराज का शर्ट गीला हो गया था। सुहानी को समझने में देर नहीं लगती कि ये उसके आंसुओं की वजह से हुआ है। सुहानी को अब और अजीब महसूस हो रहा था। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए युवराज से कहती है, सर सॉरी। युवराज समझ नहीं पाता कि सुहानी उससे सॉरी क्यों कह रही है। युवराज कहता है, किस लिए? सुहानी शर्मिंदगी के साथ युवराज की शर्ट पर अपनी उंगली पॉइंट कर देती है। युवराज अपनी शर्ट को देखता है। अब उसे सारी बातें समझ आ जाती है। वो सुहानी से कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। युवराज के ऐसा कहने के बाद भी सुहानी बहुत एम्बैरसमेंट हो रही थी। युवराज को सुहानी को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। वो टॉपिक बदलते हुए कहता है, अब तुम ठीक हो? सुहानी भी अपनी नजरें झुकाए हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि वो एक दूसरे से क्या कहें। कुछ देर तक दोनों के बीच यही खामोशी बनी रहती है। कुछ सोचने के बाद युवराज सुहानी से कहता है, सुहानी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुहानी अपनी नजरें झुकाए हुए कहती है, हाँ पूछिए। युवराज सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, उस दिन निशा ने कहा था कि तुम्हें अपने बचपन की कोई बात याद नहीं है और तुम अडॉप्टेड हो। सुहानी अपनी नजरें उठाकर युवराज को देखने लगती है। सुहानी के चेहरे पर कंफ्यूजन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पर्सनल बात वो युवराज से शेयर करे या नहीं, लेकिन सुहानी युवराज पर पूरा भरोसा करती थी, इसलिए वो युवराज को सच बताने का डिसीजन लेती है। वो कहती है, जब मैं 7 साल की थी तब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। शायद उस एक्सीडेंट की वजह से मेरी मेमोरी चली गई। मुझे अपने 7 साल की उम्र से पहले की कोई भी बात याद नहीं है। युवराज अनजान बनते हुए सुहानी से कहता है, तो क्या तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? सुहानी कहती है, मम्मी पापा भी मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते।
उन्होंने मेरे एक्सीडेंट के बाद ही मुझे अडॉप्ट किया था। युवराज अपना अगला सवाल करता है, तो क्या तुम ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? सुहानी कहती है, सर, मैंने बताया ना, मुझे एक्सीडेंट से पहले की कोई भी बात याद नहीं है। लेकिन, ये कहते हुए सुहानी रुक जाती है। लेकिन क्या? युवराज फौरन कहता है। सुहानी कुछ याद करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था और कार खाई में गिर गई थी। युवराज हैरानी से सुहानी को देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे सालों से एक सपना आता है। मैं देखती हूँ कि मैं एक कार की फ्रंट सीट पर बैठी हूँ और एक आदमी कार ड्राइव कर रहे हैं। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। तभी अचानक कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और खाई में गिर जाती है। युवराज सुहानी की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। इसका मतलब उस रात मी सक्सेना के साथ सुहानी भी कार में थी, लेकिन वो उस एक्सीडेंट से बच गई। लेकिन इतने भयानक एक्सीडेंट से कोई कैसे बच सकता है? युवराज सुहानी से कहता है, क्या तुमने सपने में ये नहीं देखा कि तुम उस एक्सीडेंट से कैसे बच गई? सुहानी अपना मुंह बनाते हुए ना में सर हिला देती है। युवराज कहता है, सुहानी, क्या तुमने कभी अपना पास्ट जानने की कोशिश नहीं की? या कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जिससे तुम्हारी मेमोरी वापस आ सके? सुहानी कहती है, हाँ, मैंने ट्रीटमेंट लिया था ना। पापा मुझे एक डॉक्टर के पास ले जाते थे। उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दिया था जो मैं बचपन से ले रही हूँ, लेकिन अब तक मुझे कुछ भी याद नहीं आया है। कुछ देर रुककर सुहानी आगे कहती है, लेकिन इस मेडिसिन से मुझे एक फायदा हुआ। युवराज पूछता है, कैसा फायदा? सुहानी गहरी सांस लेकर कहती है, एक्सीडेंट के बाद जब से मुझे होश आया था, मुझे बहुत डरावने सपने आते थे। लेकिन जब पापा ने मुझे ये मेडिसिन देना स्टार्ट किया तो मुझे डरावने सपने आने बंद हो गए थे। ये कहते ही सुहानी थोड़ी देर शांत हो जाती है। कुछ सोचते हुए सुहानी आगे कहती है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। युवराज सवालिया नजरों से सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी कहती है, शिमला आने के बाद से मुझे वैसे ही सपने फिर से आने लगे हैं। मैं तो अभी भी वो मेडिसिन लेती हूँ, फिर पता नहीं क्यों अब मुझे उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। पूरी बात सुनकर युवराज को कुछ शक होने लगता है। युवराज सुहानी से कहता है, क्या तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने की कोशिश नहीं की? सुहानी कहती है, नहीं, पापा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं अपने पास्ट के बारे में बात करूं। इसलिए मैंने भी इन सब बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। युवराज को सुहानी की ये बातें काफी कुछ अजीब लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी के पापा ने उसका पास्ट जानने की कोशिश क्यों नहीं की, और बिना सुहानी का पास्ट जाने उसे अडॉप्ट कैसे कर लिया। युवराज अंदर से तो काफी परेशान था, लेकिन बाहर से बिल्कुल क्लीन दिख रहा था। वो सुहानी से कहता है, अच्छा, मैं भी एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम एक काम करो, मुझे अपनी मेडिसिन की डिटेल्स दे दो। मैं एक बार उनसे तुम्हारा केस डिस्कस कर लूँगा, क्या पता तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए। सुहानी युवराज की बात पर भरोसा करते हुए उसे अपनी मेडिसिन की डिटेल्स दे देती है। युवराज अपने मोबाइल से उन डिटेल्स को किसी को भेज देता है और फिर सुहानी से कहता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर से मिलने जाना होगा। ये कहते ही युवराज के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लगता है। उसका चेहरा फिर से कठोर हो जाता है और उसकी आंखों में गुस्से के भाव आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी युवराज ने कुछ महसूस किया है। युवराज काउच से उठकर कहता है, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सुहानी को युवराज का अचानक बदला हुआ मूड समझ नहीं आता। वो काउच पर बैठे बैठे कंफ्यूज होकर युवराज को देखने लगती है। युवराज इस बार थोड़ी सख्ती से कहता है, मैंने कहा ना, यहाँ से जाओ अभी। सुहानी अपना मुंह बनाकर युवराज को घूरती है और फिर वहां से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। सुहानी कुछ कदम ही कदम आगे बढ़ पाई थी, तभी युवराज उससे कहता है, रुको। सुहानी को समझ नहीं आता कि युवराज आखिर चाहता क्या है। अभी तो उसने सुहानी को वहां से जाने के लिए कहा था और अब खुद उसे रोक रहा है। सुहानी कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ती है। युवराज बहुत सीरियस लग रहा था और उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट दिख रही थी। इससे पहले सुहानी कुछ समझ पाती, ऑफिस का दरवाजा एक तेज आवाज से साथ खुलता है। वो आवाज सुनकर सुहानी डर जाती है और भागते हुए फिर से युवराज के पास चली जाती है। सुहानी देखती है कि युवराज की आंखों में गुस्सा था और वो ऑफिस के दरवाजे को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज जानता है कि अब वहां कौन आने वाला है। सुहानी भी कंफ्यूज होकर दरवाजे की तरफ देखती है।
अगले ही पल उस दरवाजे से पद्मिनी अंदर आती है। पद्मिनी को देखते ही सुहानी घबरा जाती है और वो युवराज के पास जाकर उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। युवराज वहां खड़ा पद्मिनी को गुस्से से घूर रहा था।